हैं कि अरे ये चीज तो सही है, ये चीज तो नॉर्मल सी चीज, लेकिन यही अनुलोम विलोम किसी को करवाने जाओगे आप, तो वो समझ ही नहीं पाएगा कौन सी अंगुली से क्या करना क्या करना। तो उससे झल्लाना नहीं है, धैर्य होना चाहिए। अबोध है बेचारा, ज्ञान नहीं है उसको, तभी तो मुझे वो बुलाया है सिखाने के लिए। तो ये धैर्य होना चाहिए अंदर में, गुरु के अंदर में, क्योंकि वो उनका तो स्वभाव ही है, जीवन भर गलती करते हुए आ रहे हैं, आज भी गलती कर रहे, तो क्या न रहे हैं वो, पुराने हैं, धीरे धीरे बदलेगी चीजें। ठीक है। और फीडबैक आवश्यक होता है, प्रतिपुष्टि, क्या को क्या करवा रहे हैं, प्राणायाम करवा रहे हैं, सब में फीडबैक जरूरी होता है। जैसे मैं भी करता हूँ, क्लास के बाद में पूछता हूँ, भाई क्या बात है, क्या स्थिति है, समझ में आया नहीं आया, क्या दिक्कत है, ये फीडबैक मैं रोज करता हूँ। तो ये चीजें उसमें भी होनी चाहिए। क्लास किए भाग गए, ऐसा उनसे पूछना कि समस्या क्या आई, क्या अनुभव है, क्या है, उसके बारे में जानना, आपके ज्ञान में वृद्धि होती है इससे। ठीक है। तो ये है, या इसमें आसन के बारे में देखा, प्राणायाम के बारे में देखा, मुद्रा के बारे में देखा, और ये सतक्रिया और ध्यान, इन चीजों के बारे में देखा। लास्ट है योगिक सिद्धांत, जो लास्ट है, और योग में पहला आधार है यम और नियम। यम और नियम क्या है? ये एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस है, ये अभ्यास है, ये अभ्यासों का मनोकायिक होता है। योगाभ्यास सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, है जब हम मशीन पे गए जिम करके चले आए, वैसा ही क्रिया योग भी नहीं है। योग का काम मन और जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं आपके सामने, मैं आपके सामने नहीं हूँ, मेरी वॉइस ही से है, लेकिन आप जुड़े हुए हैं मुझसे, अभी सभी जुड़े हुए हैं। तो ये जुड़ाव शरीर और मन का होना चाहिए। एक सफल योगा टीचर वो है जब वो योगासन करवाए तो उस दौरान उसके क्लाइंट का जिस सामने बैठा है उसका मन कहीं जाए ही ना, उसका मन शरीर में ही इंगेज रहे। अब वो कैसे इंगेज करना है, वो टीचर की काबिलियत है, वो टीचर के ऊपर है। मतलब उसका मन उसके वश में चाहिए, कैसे करना है वो उस पर निर्भर करता है, कैसे का है वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है जो जीवन में अनुभव किया है। जो व्यक्ति सिर्फ पैसे के लिए इसको पेशा बना हुआ है, जिनमें अनुभव नहीं है, तो वो व्यक्ति उस मन को शरीर से जोड़ नहीं सकता है। कहेगा भी तो सिर्फ क्या होगा, कहेगा भी तो सिर्फ शब्द होंगे, कोरे शब्द होंगे, उसमें भाव नहीं होगा। लेकिन जब आपने अनुभव किया है तो आपके भाव उसमें निकलते हैं, और लोगों के पास शब्द नहीं पहुंचता है, लोगों के पास भाव पहुंचता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई और भी पढ़ाता होगा, बहुत से लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग भी पढ़ाते होंगे, लेकिन वो भाव आपके पास पहुंच रहा है, ये हमारे यहाँ से, इसलिए आप जुड़े हुए हैं। तो भाव महत्वपूर्ण होता है। तो ये है योगाभ्यास, मानसिक और कायिक दोनों को जोड़कर रखने वाली चीज है। जो व्यक्ति यम नियम के पालन का प्रयास करते हैं उनको अन्य योगाभ्यासों से अधिक लाभ मिलता है। जो व्यक्ति यम का पालन करेगा उसको योग के अभ्यास से बहुत लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति यम नियम का पालन नहीं करेगा उसको अभ्यास से बहुत कम लाभ मिलेगा। यम नियम पहले बताए गए हैं, इनका महत्व ज्यादा है जीवन में। ठीक है। ये योग की आधारशिलाएं हैं, ये योग की नींव है, इसलिए इनका पालन योगा टीचर को भी करना चाहिए, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी हमें बताना चाहिए कि ये चीजें हैं, आपके जीवन में अगर ये चीज
लागू होंगी तो आसन का, प्राणायाम का, ध्यान का लाभ मिलेगा। नहीं तो सोचो कि हम दारू मांस मदिरा पी रहे हैं, खा रहे हैं, बाद जो है सवेरे योगा कर रहे हैं, रात को 12 बजे तक रहे से योगा टीचर को बुला के योगा कर रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला है। तक व्यवहार नहीं सुधरेगा, जब तक दिनचर्या नहीं सुधरेगी, आचरण नहीं सुधरेगा, तब तक योग कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। सिर्फ होगा क्या, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे जिम में जाके कर रहे थे वैसे किसी योगा टीचर को बुला के कर रहे हैं। तो हमने यौगिक सिद्धांत इतने से देखे, 3 दिनों तक हमारा यौगिक सिद्धांत है। सिद्धांत के बारे में आपने एक दिन में सीखा, प्राणायाम सीखा, दूसरे दिन हम क्रिया और ध्यान, यम नियम, इन के बारे में जाना कि इसका हमारे योगिक में। अब दूसरा संत देखेंगे योगिक टीचिंग मेथोडोलॉजी में। टीचिंग में क्या है, दूसरा सिद्धांत है शरीर संरचना, शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। क्या है ये है फिजियोलॉजिक प्रिंसिपल। हम करवाते हैं तो वो व्यक्ति एक समान नहीं है। क्या है, व्यक्ति अलग अलग है। जो विद्यार्थी से संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार करना चाहिए हमको। एज, हो सकता है कि कोई बच्चा हो योग कर रहा हो, कोई वृद्ध हो योग कर रहा हो, कोई युवा है योग कर रहा है। ठीक, तो किसको किस चीज की जरूरत है। अभी जो मैं टीचिंग कर रहा हूं ये भी योग की टीचिंग है। क्या है यहाँ पे, योगा एज ए फिलॉसफी, ये दार्शनिक रूप में आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। आप लोग टीचिंग करते होंगे, क्या करते हैं, प्रैक्टिकल योगा अभ्यास, योगा टेक्निक्स एंड प्रैक्टिस आप लोग सिखाते होंगे। ये आपकी भी टीचिंग है, हमारी भी टीचिंग है। ठीक है, क्लास हमारी 9 बजे से शुरू होती है। अभी तो आज हमने एक्सेप्ट सभी को कर लिया जो लास्ट तक अभी भी आ रहे हैं, लेकिन कल हम 10 मिनट के बाद किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 10 मिनट के बाद हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे जितने लोग हों। 10 लोग रहेंगे तो 10 ही लोगों को पढ़ाएंगे। क्लास में अगर जुड़ना है तो कम से कम टाइम से जुड़ें। यही है योग, योग और कुछ नहीं है। होता क्या है ना कि जब हम कुछ के बच नहीं रहे होते तो लगता है उसका इम्पोर्टेंस नहीं चलता कि क्या है, व्यक्ति तो वैसे ही आ रहे हैं, क्या है उनका कोई मतलब नहीं है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। समय सबको, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमें आज क्या देखना है, यह एनाटॉमिकल जो है, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है योग की, इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और आज की विधियां क्या है, स्ट्रेचिंग क्या है, हमें सब चीजों को समझ अलग है। ये सभी को एक समान योग तो करवा नहीं सकते हैं। योग तो व्यक्ति परक है ना, हर पर करता आसन अलग अलग व्यक्ति को, अलग अलग उम्र का व्यक्ति है, अलग अलग शारीरिक स्थिति का व्यक्ति है, उसको अलग अलग करवाते हैं, मॉडिफिकेशन करवा के करवाते हैं। ठीक है, तो क्या है, कंटेंट को हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल कैपेसिटी। हर व्यक्ति की शारीरिक अवस्था को ध्यान में रखकर हम जो है आसन को डिसाइड करते हैं, कौन सा आसन करेंगे, कितनी देर का होल्डिंग करेंगे, कितना रिपीट करेंगे। ये सारी चीजें हम उस व्यक्ति के स्वास्थ्य पर ध्यान रखकर करते हैं।
और कंटेंट एंड मेथड्स ऑफ फिजिकली चैलेंज्ड इंडिविजुअल्स, क्या है, विकलांग जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के लिए विषय वस्तु एवं अध्यापन विधि पर विचार करना चाहिए कि ये विकलांग है, दिव्यांग इस सिखाना है ताकि यह भी कर सके, ये चीज है। इसके बाद योगा का चिकित्सात्मक रूप में विचार, थेरेपेटिक एस्पेक्ट ऑफ योगा, क्या होता है इसमें, आज ज्यादातर समाज में यही प्रचलन है कि भाई हम बीमार हैं तो योग करेंगे तो सही हो जाएंगे। तो योग टीचर के रूप में हमें यह ज्ञान चाहिए, व्यक्ति अगर हमारे पास आया है तो अपनी इस बीमारी को सही करने के लिए आया है और वो बीमारी दूर करने का होना चाहिए आपका। तो उससे संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं उसका ज्ञान होगा, तभी तो हम उसको दूर कर सकते हैं, उसके उद्देश्य को प्राप्त करवा सकते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है, क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल, शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। क्या है इसमें, विद्यार्थियों से संबंधित जो निम्न तथ्यों पर विचार करना, क्या है कि हमारा जो क्लाइंट है, क्या है वो क्लाइंट, मेल है या फीमेल है, पुरुष है या महिला है, दोनों की शरीर संरचना क्या है, बनावट में कुछ भिन्नता होती है, ठीक है। जो दोनों के शरीर में कुछ आसन ऐसे होते हैं जो महिलाएं आसानी से कर सकती हैं, पुरुष आसानी से नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो जो ये भद्रासन करते हैं, जिसको तितली पोज बोलते हैं, क्या है, इसको महिलाओं के लिए बहुत आसान होता है और ये दोनों घुटने आराम से जमीन में टच कर सकती हैं। क्यों, जो ये ऐसा है कि ऐसा है ही, लेकिन एक पुरुष पुरुष के मेल जो है दोनों घुटनों को जमीन में आसानी से टच नहीं करवा सकते, अभ्यास कर रहा है उसका हो सकता है, लेकिन सबके लिए सामान्य बात नहीं है। तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा शारीरिक लचीलापन अधिक होता है। श्रोणी का भाग, जो श्रोणी जो पेल्विक क्रिया होता है, वाइड इन फीमेल, क्या होता है, वो वाइडर होता है, इसलिए कुछ आसन आसानी से कर सकती हैं। तो ये नहीं है कि कोई महिला हस्बैंड वाइफ दोनों लोग कर रहे हैं तो वहां पे करवा रहे हैं तो महिला ने आसानी से कर लिया, पुरुष ने नहीं कर पाया, तो उसमें ये नहीं, अगले को ये भाव नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो कर पा रही है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को हीन नहीं समझना है। उसका एनाटॉमिकल, उसका शारीरिक स्थिति ऐसा है, वो कर पा रही है, ये नहीं कर पा रहा है, तो किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना, उनके मन में ये भाव नहीं आए। जब आपको पता होगा कि भाई शरीर की सबकी स्ट्रक्चर बनावट अलग है तो उसी अनुसार व्यक्ति करेगा। तो इन चीजों में रखना चाहिए, जरूरी है इन चीजों को ध्यान में। और उसके बाद क्या है, मांसपेशी वसा का अनुपात महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कम होता है। क्या है, पुरुषों का जो शरीर होता है स्ट्रांग होता है महिलाओं की अपेक्षा में। तो अब दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है कि जो एक मेल जो आसन कर लेगा, जो स्थिति में चला जाएगा वही चीज वो भी कर सकता है, तुलना नहीं कर सकते हैं। महिलाओं में उदरीय जो भित्ति होती है, क्या होती है, कलाइयां होती हैं, ये पुरुषों से अधिक कमजोर होती हैं। महिलाएं क्या है, उनका शरीर स्ट्रांग नहीं होता है जितना पुरुषों का होता है, और महिलाओं में तो उनका तुलना नहीं कर सकते हैं कि दोनों लोग एक ही जैसे हों। उनके एब्डोमिनल मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं होते, इसलिए कुछ आसन ऐसे हैं जैसे महिलाओं को नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मयूर आसन, मयूर आसन के लिए उन ये कब, अब कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं कर नहीं सकती हैं, कर तो सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पे नेचर नहीं है उनका, प्रकृति नहीं है उनकी कि वो आसन कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये
जो ऋतुस्राव, इन सब चीजों में ध्यान में रखना चाहिए कि आसन उस दौरान 3-4 दिनों तक आसन का अभ्यास क्या उपयुक्त है, क्या नहीं है, ये एज़ ए योगा टीचर सबको पता होना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई क्लाइंट है तो उसको पहले ही इन्फॉर्म कर दें कि ऐसी स्थिति में 2-3 दिनों तक आसन नहीं करना है। अगर है ऐसी स्थिति तो उन दिनों में मेडिटेशन करवाना है ताकि बॉडी रिलैक्स रहे, मन शांत रहे। बस उस दिनों में आसन के बजाय कुछ ऐसी नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये चीजें हमें योगा टीचर के रूप में पता होनी चाहिए। ये प्रेगनेंसी के दौरान शरीर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें भी कौन-कौन से आसन कर सकते हैं, कौन-कौन से आसन नहीं कर सकते हैं, वो हमें पता होने चाहिए। तो धोखा हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, क्लाइंट का नुकसान हो जाएगा। तो उसके हित के लिए जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए कौन-सा आसन हितकर है, कौन-सा आसन अहितकर है, क्या करने से लाभ होगा, किधर बेंडिंग करने से लाभ होगा, किधर करने से नुकसान होगा। तो जब हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़े होंगे तभी तो उसके बारे में हम समझ सकते हैं। ये रहा हमारा क्या शरीर क्रिया विज्ञान, जो योग की टीचिंग में योगा टीचर को पता होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत था। तीसरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, प्रिंसिपल। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल में क्या-क्या चीजें, यह प्रश्न भी आता है कि योगिक टीचिंग में कितने सिद्धांत हैं? तो 5 सिद्धांत हैं। ये प्रश्न पिछली बार ही आया था कि योगिक टीचिंग में सिद्धांत कितने हैं? तो जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है वो सोचेगा सिद्धांत कहाँ से आ गया, और है भी तो कौन सा है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5? ये 5 सिद्धांत हैं। 5 में योगिक सिद्धांत, दूसरा फिजियोलॉजिकल सिद्धांत, तीसरा साइकोलॉजिकल सिद्धांत, चौथा पढ़ेंगे एजुकेशनल सिद्धांत, पांचवा क्या है? पांचवा है सोशल सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, तो आज ये चौथा भी देख लेते हैं क्या है। योगाभ्यास का उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक उद्देश्य, सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति हमारे पास योगा करने आता है या हमें बुलाता है तो उसका कुछ न कुछ एम होता है, मन में उसके कोई न कोई विचार होता है, में कोई न कोई उद्देश्य होता है। ऐसे नहीं कोई जो है चला आता है भाई हमें योग करना है। कुछ लोग आते हैं भाई हमको फिजिकल फिटनेस के लिए हम आए हुए हैं, अपना हम फिजिकल फिटनेस चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, बॉडी को स्ट्रांग करना चाहते हैं। या कुछ लोग ऐसे आते हैं मेंटल फिटनेस के लिए आते हैं, उनको तनाव रहता है, उनका मन डिस्टर्ब रहता है, क्रोध बहुत आता है, बहुत सारे मन में विकार आते हैं, इसलिए वो आपके पास आते हैं, कहते हैं हमें योगा करवाओ। या किसी का आध्यात्मिक, जो योग का परम उद्देश्य है आध्यात्मिकता की तरफ योग ले जाने, वो आध्यात्मिकता के लिए आते हैं, चीजें सीखनी है, जाननी है, क्या है आध्यात्मिक होना है, इसलिए आते हैं। कुछ लोग क्या है आते हैं चिकित्सात्मक उद्देश्य, कि उनको बीमारी हो गई है वो सही हो जाए इसलिए। तो कौन कौन हमारे पास आता है? ये 4 प्रमुख लोग। एक अन्य लोग भी हैं, कुछ ऐसे भी चले आते हैं भाई हमारा पड़ोसी योगा करने जाता है तो हम कहे हम भी कर लेते हैं, इसलिए भी चले आते हैं कुछ लोग। तो ये अन्य लोगों के उदाहरण है। वो देख रहे, उनको देखे रहा नहीं गया कि भाई पढ़ो, और पता कर लिए किसी से कहाँ जा रहा है तो योगा करने जा रहा है। या ये पड़ोसी के घर कोई आ रहा है रोज रोज सुबह में आता है योगा करवाने, तो हम भी करेंगे, उसको बुलाएंगे, दूसरे को बुलाएंगे। हम किसी से कम नहीं है। तो ये भी उद्देश्य हो सकता है, लेकिन प्रमुख उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य सुधार, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए चिकित्सात्मक उद्देश्य है, क्यूरेटिव उद्देश्य है। फिजिकल कोई डिजीज है,
या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है तो योग कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो उद्देश्य के अनुसार योगाभ्यासों का तथा अध्यापन के तरीकों का चयन करना चाहिए। ठीक है, जैसा जिसका उद्देश्य हो, जो व्यक्ति जिस काम के लिए आया हो, हमको उसी तरीके उसके उद्देश्य को प्राप्त करवाने में मदद करना चाहिए। तो जब हमें ज्ञान होगा तभी तो हम मदद करेंगे, नहीं तो कहेंगे भैया सभी लोग एक साथ में आओ, एक ही साथ सबको करवाएंगे, जिसका जो है चाहे जो उद्देश्य हो, सबको सबका उद्देश्य प्राप्त होगा, हम टीचिंग एक ही तरीके से करते हैं। तो ऐसे तो हो नहीं सकता है कि एक ही टीचिंग करेंगे, सबका अपना अपना लाभ सबको प्राप्त होता जाएगा। आवाज आ रही है सभी को? जी सर। जी सर। तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में क्या है, आगे क्या है, आगे है कि यह मोटिवेशन, अध्ययन में रुचि जितनी अधिक होगी, अध्ययन में रुचि जितनी अधिक, उतना अध्ययन प्रभावी होता है, शीघ्र होता है। मतलब इंटरेस्ट जिसका जैसा होगा, ग्रेटर द मोमेंट बेटर एंड फास्टर इज द लर्निंग। ये लर्निंग जो होता है, जो सीखना होता है, जिसके अंदर जितना मोटिवेशन होगा वो उतना ही जल्दी सीखेगा, उतना ही ज्यादा उसको लाभ मिलेगा। तो नो द मोटिवेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स इंडिविजुअली, व्हाई आर दे इन द क्लास, क्यों ये क्लास में आए हुए हैं, इससे क्या है, और उनके उसके अकॉर्डिंग आप उनको टीचिंग करिए, उसके अनुसार आप उनको सिखाइए, उनके उद्देश्य के अनुसार उनको सिखाइए। कक्षा में सभी का सहभाग आवश्यक होता है ताकि उनकी रुचि बनी रहे, सबका सहभाग। अभी यही में क्लास चल रहा है हमारे में, कितने लोग हैं इस क्लास में, अभी हमारी सहभागिता नहीं रहे तो क्या होगा, रुचि गायब हो जाएगी, आप सभी छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, भी आवाज ना जाए तो क्या करेंगे, छोड़ेंगे सभी, कहेंगे क्या बोल रहे हैं। तो मेंटेन इंटरेस्ट लेवल्स बाय इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इन द क्लास। ठीक है, इसके बाद क्या है, विषय वस्तु सभी की क्षमताओं तथा अनुभवों के अनुसार होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आया है और सोच रहा है कि भाई हम हैंड स्टैंड करना चाहते हैं, तो तुरंत ही उसका हैंड स्टैंड वाला आसन करवाने लगे, भाई ये तो उसी उद्देश्य से आया ही है। तो पहले उसकी स्थिति को जानो, उसकी स्थिति क्या है, उसकी, ठीक है, उसकी क्षमता क्या है, इसको जानो। उसके बाद कंटेंट शुड बी विद इन द रेंज ऑफ एबिलिटी, उसकी एबिलिटी क्या है, उसके बाद उसको करवाना है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है। पता चला वो कह रहा है हमें मुंबई जाना है, अभी है कहाँ वो, अभी 1000 किलोमीटर दूर है, और वो जाना वहां चाह रहा है, तो रास्ता जहां पे है वहीं से तो शुरू होगा, कदम तो वहीं से बढ़ाएगा। ऐसा है थोड़ी ना कि वो मुंबई जाना है तो वहां पुणे से शुरू कर देगा जाना, जहां पे होगा वहीं से। तो हाँ, वो है कहाँ, वहां वो व्यक्ति है कहाँ प्रेजेंट टाइम। योगा टीचर के रूप में हमारा जानने का कर्तव्य है, धर्म है, ठीक है, ड्यूटी है ये। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कोई कुपित हो, जब कोई व्यक्ति कुपित हो, चिंतित हो, और तब अध्ययन प्रभावित होता है। मतलब क्या है, लर्निंग इज निगेटेड व्हेन वन गेट्स क्या, इरिटेटेड और एंजाइसस। मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति, आलोचना व कटु टिप्पणी नहीं करना चाहिए, अवॉइड क्रिटिसिज्म, क्लास में किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अप्रसन्नता कारक अभ्यास, ऐसा कुछ नहीं कराना चाहिए जैसे किसी के मन में
कुछ निगेटिव भाव आए, विधि व निर्देशों को टाले, ऐसे विधि को, ऐसे निर्देश को टालें। जैसे हमने पीछे क्या बताया था योगिक सिद्धांत में कि किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी अनुमति के छूना नहीं, पता नहीं उसको अच्छा लगे कि ना लगे। और दूसरा लाभ ये, हानि ये हो सकता है कि उसकी एनर्जी हमारे अंदर फ्लो कर सकती है या हमारी एनर्जी उसके अंदर में जा सकती है, इसलिए भी किसी को टच नहीं करना चाहिए। तो किसी ने राम तीर्थ जी सॉल्यूशन दिया कि सर क्यों ना उसको डंडे से छुआ जाए। ये कुचालक होता है ऊर्जा का, तो डंडे से छुएंगे तो उसका मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमारा खंडित हो जाएगा, उसके मन में हे दृष्टि आ जाएगी, ओ ये हमको डंडे से छू रहे हैं। तो इस वजह से ये हमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को भी बनाए रखना है अपने क्लास में। कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है तो उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, अरे तुम नहीं कर पा रहे हो, इतने लोग कर लिए, तुम नहीं हो रहा, तुमसे नहीं हो रहा है। उसको सिर्फ मोटिवेट करना चाहिए, ठीक है। और समूह में किसी व्यक्ति को संबोधित ना करें, किसी व्यक्ति को संबोधित तुम्हारा आसन सही नहीं हो रहा है, तुम अपने पैर को सही करो, ये नाम लेकर किसी व्यक्ति का नहीं बोलना चाहिए हमें क्लास के दौरान में। ताकि आप अगर नाम लेंगे, यहाँ तो मान लीजिए है क्या कि कोई एक दूसरे को ज्यादातर लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन जब वहां पे क्लास होती तो वहां सभी लोग ज्यादातर एक दूसरे को जानते हैं। तो आपने किसी का नाम लिया कि ये जो है आपका है, आप गलत कर रहे हैं, तो बाकी लोगों का ध्यान भी उसी के ऊपर जाता है। बाकी लोगों का साइकोलॉजिकल जो है सिद्धांत, जो है मन का, जो उधर आप लेके गए, आप ही उसका माध्यम बन गए उसके मन को भटकाने वाले, ठीक है। तो ये समूह में किसी व्यक्ति को संबोधित सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। लोग हैं, मतलब क्लास से उतर हम राजनीति की बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं। क्लास में ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। योग के क्लास में किसी भी बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। अध्यात्म की क्लास है तो अध्यात्म की ही बातें हों। वहां पे हमें समाज में क्या चल रहा है पता चला, हम क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, उसके बाद क्लास में ही समाज सुधारक बन गए, अरे ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उपदेश देने लगे। तो ये भाव, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए हमारे योग के क्लास में, ठीक है। कोई व्यक्ति हमसे रुचिकर मिल गया, अरे भाई हम इस संगठन से जुड़े हुए हैं, ये जो हमारे सामने बैठा है ये भी उसी संगठन से जुड़ा हुआ है, तो उससे ज्यादा बातचीत कर रहे हैं क्लास में, ये भी नहीं होना चाहिए। वो बातें क्लास से बाहर की हैं, आपका विचार किसी से मिल रहा है तो वो बात उसके बाहर, क्लास के बाहर की बात है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट स्लाइड है उसके, अच्छा अभी तो वैज्ञानिक खत्म हो गई, करेंगे सिद्धांत, इसको कंप्लीट कर लेंगे, शुरू कर या किसी को
प्रश्न कौन कौन, योगिक सिद्ध, उसके बाद शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, उसके बाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। किसी का कोई प्रश्न है तो बता सकते हैं। सर आज आवाज बहुत कटते हुए आई है, अंतिम में तो बहुत ही ज्यादा था। एक बार रिपीट कर दीजिएगा कल वापस। कर दें, रिपीट कर दें। हाँ सर, आज वॉइस प्रॉब्लम ज्यादा और थी, तो मौसम भी गड़बड़ था, इस वजह से रही होगी वॉइस प्रॉब्लम आज ज्यादा थी। कुछ समझ में भी नहीं आया क्या एकदम? नहीं, सब समझ में आ रहा है, लेकिन जब वॉइस कट जाती थी ना तो वो कनेक्शन कट जाता था ना। हाँ वो तो है, सही बात है। हरिओम सर। चलिए कल। हाँ जी सर, हरिओम मुझे हरिओम प्रश्न रेखा पूछना जी, था जी। त्राटक के बारे में मुझे बताएं। पूछना था कि त्राटक आई साइड में जैसे लगा हो चश्मा तो क्या कर सकते हैं, और 42 के बाद में जो नजदीक वो चश्मा लगते हैं क्या वो भी कर सकते हैं त्राटक? कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको करते समय। दिक्कत अगर फील हो रही है, प्रॉब्लम लग रहा है तो छोड़ दें उस क्रिया को वहीं पर। योग का एक ये भी सिद्धांत है, कोई भी क्रिया कर दी तुरंत उसको वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना जी, चाहिए। चश्मा पहन के करना चाहिए या उतार के करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, चश्मा पहन के नहीं करना चाहिए। जी, थैंक अगर यू पाए तो ना। जी। आवाज कट हो गया, नहीं समझ में आया। हाँ, चश्मा पहन के अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोई भी योगाभ्यास चश्मा पहन के नहीं करना चाहिए, चाहे आसन हो, प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, या फिर त्राटक ही क्यों ना हो, शुद्धि क्रिया ही क्यों ना हो। जी धन्यवाद। चश्मा नहीं होना चाहिए। हाँ, और किसी का प्रश्न? सर कल प्राणायाम में जो आपने जी बताया था पूरक रेचक कुंभक का रेशियो 1:4 होना चाहिए, तो ये कुंभक 4 होना चाहिए या रेचक 4 होना चाहिए? पूरक कुंभक रेचक ऐसा होना चाहिए या नहीं पूरक नहीं, रेचक? कुंभक कुंभक होना चाहिए। हाँ ओके सर, यही कंफ्यूजन था, कुंभक 4 होना चाहिए। उसमें क्या जो लिखा है ना, उसमें पूरक चरण में लिखा है पूरक रेचक कुंभक और अनुपात में नीचे लिखा है 1:4, तो फिर मुझे उसके अनुसार लगा हाँ तो कि पूरक कुंभक पूरक रेचक कुंभक ऐसा लगा, तो नहीं, डाउट था थोड़ा। पूरक कुंभक रेचक। ओके ओके। गलती हो सकता है, हो गया हो, उसको सही कर लेंगे। और किसी का प्रश्न कोई? सर नमस्ते सर। हेलो। हाँ नमस्कार जी, हाँ सर। वृंदावन जी बोले। हाँ सर, सिलेबस में एक चीज और देख रहे हैं सर, वो क्या अभी जानना होगा हम लोगों को ये टीचिंग मेथड में। एक है 8 स्टेप मेथड ऑफ इंट्रोडक्शन एज डेवलप्ड इन कैवल्य धाम, और एक भगवत गीता का कुछ हाँ है हाँ प्राणिपात और ये सब सेवा। तो ये दोनों भी आएगा हाँ इसके अंदर हाँ, टीचिंग मेथड में। देखेंगे उसको आगे। हम जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो क्या है, करने लायक है तो करेंगे, नहीं करने लायक होगा तो नहीं करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इम्पोर्टेंट है तो करेंगे ना। हाँ हाँ, सिलेबस में होगा, अगर हमारे करने का विषय होगा तो हम जरूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। ओके। छोटा पॉइंट है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, एक श्लोक ही है गीता का, बस एक श्लोक है उसमें, बस और कुछ नहीं। और जो 8 स्टेप वाला जो है सर, वो इसके मतलब वो अभी जो पढ़ा या वो है या वो अलग सब कुछ है? सब 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 नहीं नहीं, आगे करेंगे, उसको करेंगे, हाँ। आगे उसको करेंगे हम लोग। ओके अभी तो प्रिंसिपल ही कंप्लीट कर लें, इसके बाद फिर आगे चीजें हैं। अभी 4-5 क्लास होगी इस पे, टीचिंग मेथोडोलॉजी पर। ओके ओके। ठीक है, तो ओके कल से टाइम सर से जुड़ी, बिल्कुल टाइम से जुड़ जाएं सर तो ज्यादा अच्छा सर है। सर मुझे एक कंफ्यूजन था। कल कल जो बोलिए। आपने प्राणायाम की विधि बताई, तो उसमें मूलबंध और जालंधर बंध और उद्यान बंध ये कुंभक के बाद बताया था। लेकिन जहाँ जो मुझे मुरारजी में जो
पहले जो टीचर थे जिन्होंने बताया था, तो उन्होंने कहा था कि जालंधर बंद छोड़ने के बाद रेचक करते हुए उड्डयन बंद लगाने के लिए। तो ये कल जो है मुझे जो समझ में आया ये है कि जालंधर बंद लगा लिया और उड्डयन बंद उसके बाद लगाना है, यानी सांस अंदर रहते हुए ही उड्डयन बंद लगाना है। कुंभक जब करते हैं तो उसमें योग हठ प्रदीपिका में लिखा गया है इसके बारे में, कुंभक के अंत में उड़ान बंद लगाने की बात की गई है। मानते हैं? कुंभक के अंत, चलिए हम लोग को देखते हैं श्लोक पर, ठीक है? श्लोक को देखकर उस पर फिर बात कर लेंगे क्या है। जी सर। उड्डयन बंद है ना, वो आंतर कुंभक में कभी होता ही नहीं, उसे बाह्य कुंभक में ही करना होता है, कभी नहीं होता। जालंधर बंद है ना, वो एक बंद है, वही कर सकते हैं हम आंतर और बाह्य कुंभक में। बिल्कुल रीता जी, देख लेते हैं, कल इस पे हम बात कर लेंगे क्या है। हाँ ओके ओके ठीक है। हाँ, और किसी का प्रश्न कुछ? सर ऐसा है, कोई जब बात हो तो बताएं। उड्डयन बंद लगाएंगे तो जालंधर बंद और मूल बंद ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। जब उड्डयन बंद लगाते हैं तो उसमें मूल बंद और जालंधर बंद ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। हाँ, मूल बंद तो लगा ही रहता है वैसे, लेकिन जब उड्डयन बंद लगाते हैं तो नीचे से अभी बंद इसका तो प्रश्न स्वाभाविक था, रूप से हो जाता है। वो दोनों बंद ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, तो पहले उड्डयन बंद लगाएंगे, बाकी जालंधर बंद मूल बंद लग जाएंगे। थैंक यू सर। हाँ ठीक है, समाप्त करें क्लास यहीं पर। सर हरिओम। हरिओम सर। ठीक है। जी भैया। ओम शांति शांति हरिओम सर। शांति। हरिओम। हरिओम सर भैया। हरिओम सर। हरिओम 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 सर। हरिओम सर। हरिओम हरिओम सर। हरिओम।